वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास में हम टॉर्क पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सारी बेसिक चीज़ें देख ली थी। उस पर बेस्ड दो तीन क्वेश्चन देख लिए थे। ऐसा कर लिया था ना? ठीक है, ओके। हाँ, तुम चैप्टर का नाम रोटेशनल मोशन लिख लो बस। हाँ, रोटेशन लिख लोगी तो भी चलेगा। जो घूम रहा है बस वही चैप्टर है। टॉर्क की जहाँ तक बात है कि अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो उस पर कोई ना कोई अगर रेस्ट से, उसकी अगर इनिशियल स्टेट रेस्ट है और उसके बाद अगर वो चलना शुरू हुई तो उस पर कुछ फोर्स लगा, तभी तो ऐसा हुआ, तभी तो वो चलना शुरू हुई। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसका मतलब उस पर कोई टॉर्क लगा है, इसलिए वो घूम रहा है। तो घुमाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल चीज़ है वो टॉर्क है, और चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल चीज़ है वो लीनियर मोशन स्टार्ट करने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप रोटेशनल मोशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको टॉर्क की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। मोशन को स्टार्ट कैसे करना है, तो तुम ये देखना चाह रहे हो कि आखिर इसके पीछे का कॉज क्या है। तो कॉज है वो फोर्स। इस किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने की अगर कैपेबिलिटी रखता है तो उसका मतलब उस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है वही सब समझना है। जैसे कि चलो तुम्हें समझा देते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। ये एक रॉड है, ठीक है। एक रॉड है, यहाँ पर ये हिंज है। हिंज का मतलब समझते हैं? हिंज का मतलब क्या होता है? कील गाड़ दी है। हिंज का मतलब है कील गाड़ दी है। अब वो कहीं नहीं जा सकता वहां से। बस उसे पकड़ के जैसे यहाँ पे हुआ है तो ऐसे घूम जाएगा। ऐसा नहीं ये उड़ उखड़ के यहाँ से चला जाएगा। इसको कहते हैं हिंज। उसके बाद अगर अपन इस पे, ये अगर एल लेंथ की एक रॉड है, इस पर अगर यहाँ पर अपन एक फोर्स लगाएं एफ, तो ये क्या होगा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? किसके अबाउट घूमेगा? हिंज के अबाउट घूमेगा। ठीक है ना? तो टॉर्क जो डिफाइन किया जाता है, टॉर्क डिफाइन किया जाता है टाउ से, और ये होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ में इसको अगर आपको नॉर्मल समझना है वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये एम मास के एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस पर फोर्स इस तरीके से एफ लगा रहा हूँ, और ये अगर इसका आर वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर और एफ के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। हाँ, है ना? तो ये एम मास का जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ घूम रहा है इस ओ के अबाउट। अगर तुम देखोगे तो वैसे तो ये लीनियर मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये तुम्हें घूमता हुआ भी दिखाई देगा। अगर तुम यहाँ पर ऑब्जर्वर को अपने खड़े कर दो और उसके बाद उससे पूछो कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, तो ये टर्निंग इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, है ना? अगर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर तुम इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो। ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। टर्निंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एफ कॉस थीटा तो इस आर वेक्टर को खींच रहा है ना, तो टर्निंग इफेक्ट ये तो प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा है, तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एफ साइन थीटा। समझ के बात को? इसीलिए जब तुम इसको और ओपन करके लिखोगे तो इसको लिख दोगे आर एफ साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। और दूसरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर साइन थीटा इंटू एफ, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। आप आर परपेंडिकुलर एफ भी लिख सकते हैं, आर एफ परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, और आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हैं। मतलब एक टॉर्क के ढेर सारे फॉर्मूले हैं। तुमको कौन सा याद रखना है? आर क्रॉस एफ फंडामेंटल फॉर्मूला का नाम क्या है? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ याद रखते ही आपको आर एफ साइन थीटा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हाँ, वो वेक्टर का पहली चीज़ है जो सीखने योग्य है। ये अगर तुम यहाँ पर एक चीज़ देखो बच्चों, ये आर वेक्टर है, एफ साइन थीटा फोर्स का आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कि नहीं? समझे? इसीलिए मैंने लिखा है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर।
क्योंकि आर एफ साइन थीटा तो इसे ओपन करने के बाद हो गया, और एफ साइन थीटा को मैंने एफ परपेंडिकुलर लिख दिया। जैसे एफ साइन थीटा को एफ परपेंडिकुलर लिखा है, वैसे ही यहाँ पर आर के भी कंपोनेंट कर सकते हैं। आर के कंपोनेंट करेंगे तो क्या दिखेगा, दूसरे चाहो तो दूसरे पेज पे कर देते हैं, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये था ना, ये एफ है, ये थीटा है, ये आर है, यही तो था। अब यहाँ पर अगर मैं इसके कंपोनेंट कर दूंगा तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। तो तुम्हारे लिए कौन सा काम का है, जो इस एफ के परपेंडिकुलर है। आर कॉस थीटा तो इस एफ के पैरेलल हो गया ना, जो कि तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम समझ गए सारी बात? हाँ या ना? खैर, सर हमें क्या पढ़ना है इसमें से, तो हमें जो याद रखना है वो ये सेकंड वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत है, या फिर नहीं लिखेंगे, क्या छोड़ दूँ मैं इसको ऐसा? ठीक है, आपका मन करे तो लिख लेना। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट के अबाउट घूमने की अगर कैपेबिलिटी रखता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं टॉर्क का रोल है। ठीक है, अब अगर आर एफ साइन थीटा को थोड़ा सा और तोड़ा जाए, तो इसको तोड़ने पे तुम्हें क्या क्या समझ में आ रहा है ये देखो। मैं एक लाइन में सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे। आर एफ साइन थीटा या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, इन सब का मतलब टॉर्क ही है। ठीक, अब ये तुम्हारा आर वेक्टर था, ये तुम्हारा एफ वेक्टर था, अभी जो अपन ने चित्र पीछे बनाया था, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, एंड ये एंगल थीटा हो गया। आर क्रॉस एफ करो किधर आ रहा है, आर क्रॉस एफ करो किधर आ रहा है, आर क्रॉस एफ करने पे टॉर्क की डायरेक्शन पता चलेगी किस डायरेक्शन में है। आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल तो आता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट करना, करके बताओ जरा कैसे होगा। अच्छा नहीं आता क्या? वेक्टर तो अच्छे से पढ़ा है तुम लोगों ने, कैसी बातें कर रहे हो। देखो, सबसे पहले आर इसको आगे एक्सटेंड कर दो, तो तुम्हारा आर वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब क्या करना है, आर की तरफ हाथ को रखना है राइट हैंड, और एफ की तरफ कर्ल करना है, तो आर क्रॉस एफ किधर आ रहा है, अंदर। समझ गए बात को, इतना चमक गया। अब सुनो मेरी बात, इस गेट को मैं बाहर खोलना चाहता हूं, ठीक है, बताओ मैं टॉर्क किधर लगाऊं, मैं टॉर्क किधर लगाऊं। तुम मेरा क्वेश्चन समझना, मैंने बहुत छोटी सी बात पूछी है, इस गेट को मैं बाहर खोलना चाहता हूं, आसान है खोलना। तो किसी को आके समझना है तो यहाँ पे आके भी समझ सकता है, ऐसे मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम वहीं से बैठ के आंसर दो। बस मुझे जानना है कि अगर मैं इसको बाहर खोलना चाहता हूँ तो उसमें टॉर्क किधर लगाऊं। मैंने डायरेक्शन पूछी है, जैसे यहाँ पर मैंने किधर बोला, इनवर्ट डायरेक्शन आई आर क्रॉस एफ, ऐसे यहाँ पर भी कहीं डायरेक्शन आएगी, सोच के बताओ। किसी को नहीं समझ में आ रहा, कोई जाके देखना चाह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ के देख भी सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। हाँ भाई अश्ले, कैसी तबीयत है? नहीं सही है आजकल सबको, तुम सबको फीवर आ गया क्या एक एक बार? चलो आ गया तो फिर ठीक है, फिर तो एक बार इम्यूनिटी तो बन गई पूरे सीजन के लिए। कितने लोग हैं जिनको फीवर अभी तक नहीं आया है? बेटा मास्क वास्क लगा के आया करो, हाँ थोड़ा अच्छे से है ना, मजबूती से। और बाकी जिनको फीवर आया तुम सब एक साथ बैठा करो। बताइए क्या लग रहा है अंक? अक्षिता जी, हाँ खूब टाइम ले लो। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, फिजिक्स है, ऐसे थोड़ी दिमाग में काम करेगी। कोई आके गेट खोल के भी देख सकता है कि अच्छा ऐसे किधर फोर्स लगाने पे किधर टॉर्क आएगा, सोचो।
फोर्स तो समझ आ रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? आगे की तरफ किधर, मतलब उधर है ना, परपेंडिकुलर टू द डोर, है ना, बाहर की तरफ, ठीक है, खोलना है तो मिस हैंडल तो लॉक है, इसको तो लॉक मैंने हटा दिया। तुम इतना बीमार आदमी से गेट खुलवा रहे हो, शर्म नहीं आती? जैसे तैसे सही हुआ है। नीचे, है ना? क्या सही लग रहा है क्या? सबको सही लग रहा है? नहीं? देखो, सोच के देखते हैं। ये इसकी एक्सिस है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही। ये इसकी एक्सिस है। फोर्स किधर लगा रहे हो? ये फोर्स है, फोर्स इधर है, ये एक्सिस है। तो आर वेक्टर एक्सिस से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आर वेक्टर एक्सिस से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गई? आर वेक्टर। एफ इधर है, तो आर, एफ उधर है, तो आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क किधर आया? नीचे। एफ तो ये है ना, ऐसे ऐसे धक्का मारेगा ऐसे, तो फोर्स किधर? तो आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क किधर आया? नीचे। हाथ पर चला के देखो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सही लग रहा है? ठीक है। इससे ये समझ में आ रहा है कि टॉर्क की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी अलग अलग गेम है। मतलब ये बोलने में कितना ऑड लग रहा है कि अगर इस गेट को खोलना है तो टॉर्क नीचे लगाओ, अगर इस गेट पर पुश और पुल की जगह ऐसा लिख दिया जाए कि अप्लाई टॉर्क डाउनवर्ड, तभी तो गेट खुलेगा। आया ना? अगर मैं इस पे ऐसा लिख दूं अप्लाई टॉर्क डाउनवर्ड, तभी तो गेट तो तब भी खुलेगा, क्योंकि उसके लिए आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? बाहर। तो इसीलिए अगर कभी मान लो फिजिक्स के टीचर्स अगर कभी इस तरीके के स्टिकर्स डिजाइन करें, तो वैसे स्टिकर डिजाइन करेंगे जहां पर गेट पर पुश और पुल ना लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा टॉर्क अप, टॉर्क डाउन। तो पहली चीज तो ये समझ में आ रही है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात हम बार बार कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है। दूसरी चीज मेरे को ये समझ में आई कि आर जो ये इसकी जो यूनिट है, आर मतलब मीटर है, फोर्स मतलब न्यूटन है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। बहुत अच्छे। फिर बच्चे बोलेंगे सर हम डायमेंशन भी लिखना चाहते हैं, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटे? mlt-2 × l। क्यों? क्यों? क्योंकि रेडियस है, तो डायमेंशन बन जाएगी ml/t-2। समझ गए? फिर इसमें दूसरी चीज, मतलब और जो अगली चीज जानने की है वो ये है कि जो आर है, आर जो यहाँ पर आर वेक्टर हमने लिख रखा है, ये क्या है? ये है डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वहां तक की जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। टॉर्क हमेशा फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि वो परपेंडिकुलर होता है।
क्या लिखा है यहाँ पे, इधर पढ़ ले। फिर इसके बाद तुमको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है ना? पहले आई, फिर माइनस जे, फिर के, डिटर्मिनेंट बना के, है ना? तो वो अपन यहाँ पे खूब इस्तेमाल करने वाले हैं। बिना बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन के टॉर्क की बात करने का कोई सेंस है क्या? नहीं, कोई सेंस नहीं है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे लिए कंपलसरी है। तो अब ना अपन तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा समझाना शुरू करते हैं। देखो, अगर आर वेक्टर है मेरे पास 2i कैप माइनस जे कैप, फोर्स है मेरे पास 10i कैप प्लस 10j कैप, और मुझसे पूछा जाए कि टॉर्क कितना है, ये हमें बता दीजिए। तो टॉर्क निकालने के लिए बच्चे डिटर्मिनेंट लिख देंगे। तो डिटर्मिनेंट में तुम्हें पता है कि हम आर क्रॉस एफ निकाल रहे हैं, तो हम पहले लिखेंगे आई माइनस जे के। ये तो क्वेश्चन में होना ही है हमेशा। अब यहाँ पर आर क्रॉस एफ में पहले आर लिखा जाना है, दैट इज 2 -1 0, और बाद में एफ लिखा जाना है, मतलब 10 10 और 0, क्योंकि इन दोनों में ही के कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है। सॉल्व कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो टॉर्क यहाँ से आ जाएगा मेरे पास आई कैप, पहली रो पहला कॉलम, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये तो 0 - 0 मतलब 0। फिर माइनस का जे ले लिया, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये भी गया 0 - 0। फिर प्लस का के ले लिया, तो अब आएगा भाई इसको लेने पे 10 × 2 20, 20 माइनस ऑफ -10, तो ये हो जाएगा टॉर्क आ जाएगा मेरे पास 30k कैप। ठीक है, चमक गई बात, आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम्हें क्या हो गया भाई, तुम क्या को डांस करने लगे? अरे यार, सहेली क्या हो गया? अरे, तुम्हारे स्कूल की गॉसिप नहीं खत्म हो पा रही? किसने शिकायत कर दी? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक हफ्ते बाद आया हूँ। देखिए, ये 2 kg का एक ब्लॉक, एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये डिस्टेंस अपने को 10 मीटर दे रखी है, ये एंगल 37 डिग्री है। तो अपन से पूछा है फाइन टॉर्क अबाउट ओरिजिन। यार ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें किसके अबाउट टॉर्क चाहिए। अगर मैं ये बताऊँ ही नहीं किसके अबाउट चाहिए, तो तुम कहाँ से डिस्टेंस मेजर करोगे? समझ गए ना? तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं टॉर्क आपको किसके अबाउट पूछ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ओरिजिन के अबाउट टॉर्क चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर देखा जाए, तो ये तो आपका ओरिजिन है, फोर्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखो, तुम्हें जितने भी फॉर्मूले लिखाए गए तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करने हैं। अब आर क्रॉस एफ अगर इस्तेमाल करना है क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो यहाँ पर आर क्रॉस एफ ही इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर आर क्रॉस एफ के अलावा और कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते अपन। वैसे ही अगर यहाँ देखा जाए, तो यहाँ पर आप आर क्रॉस एफ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें मेहनत है। पहले आप एफ को लिखोगे 10i कैप, आप इस 10 के दो कंपोनेंट निकालोगे, तो 10 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, उन्हें आई कैप जे कैप में लिख के फिर आर निकालोगे, फिर आर क्रॉस एफ करोगे। ऐसा पाप तो अपन करने वाले नहीं है। उसके लिए हमने क्या सीख रखा है, टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि अगर यहाँ पर ये एंगल 37 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53। तो इसको जब सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास आर तो मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली कितना दे रखा है, 10, और इस आर वेक्टर का इस एफ वेक्टर के साथ बनने वाला एंगल कितना है, 53 या 37? 53, तो थीटा हो गया 53 डिग्री।
एंड फोर्स हो गया मेरे पास 10 न्यूटन। तो यहाँ पे बस टॉर्क में वैल्यू डाल दूंगा, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू साइन 53। साइन 53 कितना होता है पक्का? तो ये आंसर हो जाएगा इसका 80 न्यूटन। ठीक है, तो आसान आसान चीज़ें हैं। अब ना ये हो गई थोड़े प्यार मोहब्बत की बातें। आप देखो मुद्दे की चीज़, मुद्दे की चीज़ ये है दोस्त कि एक रॉड है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है 10√2 न्यूटन, ये एंगल है 45 डिग्री, इसकी टोटल लेंथ है 2 मीटर। एक फोर्स यहाँ से 0.5 मीटर पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि है 5 न्यूटन। एक फोर्स एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लग रहा है, अगेन 0.5 मीटर दूरी पे नीचे की तरफ है, वो लग रहा है 7 न्यूटन। एक फोर्स यहाँ पे इस तरफ लग रहा है, या ज़्यादा हो जाएगा, तीन ही में काम चलाते हैं। चित्र दिख रहा है प्यारा सा? ये ए पॉइंट हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया, और इसका नाम ओ है। क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, फाइंड नेट टॉर्क ऑन रॉड, इस रॉड पे कितना टॉर्क लगेगा। तो अगेन किसके अबाउट पूछा गया ये भी बताना चाहिए, अबाउट ओ, इस ओ पॉइंट के अबाउट मुझसे टॉर्क पूछा गया। बिना ये बताए तो कोई सेंस ही नहीं है कि मैं किसके अबाउट टॉर्क पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूँगा। तो यहाँ पे तुम्हें टॉर्क के पास हमेशा डायरेक्शन होगी। जैसे अगर तुम देख रहे होगे तो ये इसको किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ है ना। मतलब इधर ये डिस्टेंस आर हो गई, ये एफ है, तो तुम आर क्रॉस एफ ऐसा करोगे ना, तो टॉर्क किधर आएगा, बाहर की तरफ। सिमिलरली ये किधर है, नीचे, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो किधर आएगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन दो ही पॉसिबल हैं, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। तो तुम्हें उस हिसाब से यहाँ पर एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। चलो सीखते हैं क्या आगे में। तो ये जो 5 न्यूटन फोर्स है, ये इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कैपेबिलिटी रख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं लिखूंगा यार देखो, टॉर्क अगर लिखना है तो टॉर्क हो जाएगा 5, और ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो परपेंडिकुलर है तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो टॉर्क हो जाएगा 5 इंटू 0.5। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका नाम मैंने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, आगे से कभी नहीं लिखूंगा, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है रॉड को, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर दूसरा वाला अगर तुम देखोगे तो दूसरा वाला है कितना, 7 न्यूटन, और ये भी परपेंडिकुलर ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 7 इंटू 1। कितना चमक गया। जैसे यहाँ पर आए तो क्या ये जो 10√2 फोर्स है, क्या ये इस रॉड के परपेंडिकुलर है, तो हमें सबसे पहले क्या करने चाहिए, इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे। तो cos 45 कितना होता है, अजी cos 45 कितना होता है, 3/5। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10। सिमिलरली इसको बच्चे लिख देंगे 10√2 साइन 45, अगेन 10√2 1/√2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10। अब बताओ इसमें से तुम्हारे काम का कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला या लेंथ के अलोंग वाला, परपेंडिकुलर वाला। ये वाला मेरे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है वो काम का है, क्योंकि ये किसके, लेंथ के परपेंडिकुलर। कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं धीमे धीमे, कौन सा लेना है कंपोनेंट, क्या करना है। तो मैंने तीसरी चीज जो लिखी, हाँ इसकी डायरेक्शन तो मैंने देखी नहीं, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्लॉकवाइज। ये वाला कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही तो घुमा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो जो नेक्स्ट मैंने लिख दिया वो लिख दिया 10 इंटू लेंथ है 2 एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि तुम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव और किस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हो, लेकिन ये तो पक्का है कि एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। तुम ये नहीं कर सकते कि दोनों को ही पॉजिटिव मान लो या दोनों को ही नेगेटिव मान लो, ऐसा नहीं हो सकता। 7 न्यूटन को एंटी क्लॉकवाइज कहाँ है? कहाँ बेटा, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ हो रखा है? ये ऐसे जा रहा है। घड़ी कैसे घूमती है बेटा? वो देख ऊपर, देख वैसे तो घूम रहा है। सस्ते न से। तो बताओ, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी साइन कन्वेंशन याद हो, तुम कुछ भी ले सकते हो, उसमें तो मेरी कोई आग्रह नहीं है, तो अपन एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया करते थे, ऐसा कुछ याद है क्या? तो इसको तो ले लो पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। कब पढ़ा था? मैग्नेटिज्म में? ये मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया था जब अपन स्टार्टिंग में, मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, पहले लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2.5 माइनस 7 प्लस का 20, तो 20 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 13, और 13 14 15, तो 15.5 टॉर्क आ गया। ये पॉजिटिव में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी रही होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये रॉड फाइनली ऐसे घूमेगी, समझे बात को? ये रॉड फाइनली इस तरीके से घूमेगी। क्लियर है? अरे हाँ है ना? और एक क्वेश्चन कराओ। अच्छा, अच्छा लिखना चाहते हैं आप लोग? लिखने वाले को कौन रोक पाया? लिखिए फिर, अगली हेडिंग लिखी जाए। अगली हेडिंग लिखी जाए कपल। हाँ अच्छा, कपल का नाम लेते ही हाँ। हाँ, अबे नलायको, शर्म कर लो, शर्म। पूरा लिखो अब, कपल ऑफ फोर्सेस। हाँ लिख लो भाई, तुम कपल लिख लो। पेयर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल टर्म है जो कपल ही इस्तेमाल करी जाएगी। कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब ऐसा है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। लिखो लिखो, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स acting at some separation. At some separation. इस तरीके की संरचना को कपल कहा जाता है। हाँ? देखो बड़ा, अच्छा वैसे सच्चाई यही है, अगर 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 सेम तरीके के लोग अगर मिलेंगे ना जीवन में, तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, इसीलिए इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होने चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ये एक फोर्स एफ है, ये दूसरा फोर्स एफ है, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल है। ए दीदी चुप, देखो इधर, पढ़ने के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई। ये दोनों फोर्सेस लग तो रहे हैं, लेकिन ये कुछ डिस्टेंस पे लग रहे हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों का टॉर्क कितना होगा,
तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉर्क आप इसके किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, जो जिधर मन करे उधर निकाल लो, टॉर्क हमेशा यूनिफॉर्म ही रहने वाला है। और इसका जो नेट टॉर्क रहेगा वो नेट टॉर्क हमेशा कोई भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब अगर तुम्हें लिखना चाहते हो कि यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, अगर ये लेंथ सपोज करो L है, ये एंगल थीटा है, तो तुमको पहले ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए तुमको थोड़ा सा गणित लगा लेना पड़ेगा। जैसे ये थीटा है तो एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा L cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा कितना, L sin थीटा। तो यहाँ पर अगर टॉर्क लिखूंगा इस पर्टिकुलर केस में तो आंसर है F इंटू L sin थीटा। दैट्स इट, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, दिमाग लगाने की हिम्मत भी नहीं करना। एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो, बस आ गया। ठीक है, तो लिखो फिर, और क्या है, अब बस इतना ही लिखना है। चलिए, तुम लोगों की सांस मैं ही हूं। हाँ। छोड़ो, शुरू करें। ठीक, आप थोड़ा मुंह का टेस्ट सही हुआ। तो यार बात यह है कि तुम लोगों ने टॉर्क की छोटी छोटी बातें सीख ली है ना, एक आध क्वेश्चन देख लिए, आर ए क्रॉस बी करने के, वो तो कर ही लोगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस ये है कि, या क्वेश्चन से पहले तुमको टॉर्क में एक चीज और बता देनी चाहिए मुझे। टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, उसकी वजह से वो घूमेगा। तो टॉर्क जिसे आप आर क्रॉस एफ के नाम से जान रहे थे, वो अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी है। तो उसकी एक और डेफिनेशन तुम्हें पता चल गई, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कह रही है बेटा, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने बताया नहीं ना कहां से आया। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरीके से फोर्स लगाने से एक ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, वैसे ही टॉर्क लगाने से एंगुलर एक्सेलरेशन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। जो काम आप यहां पर पहले F इज इक्वल टू एम ए से कर रहे थे, वो फोर्स जैसा ही कुछ यहां पे टॉर्क है घुमाने के केस में, मास जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है घुमाने के केस में, और एक्सेलरेशन जैसा एंगुलर एक्सेलरेशन है। इतनी बात समझ गए आप? ठीक है, अब यहां पे ना तुम्हारे सामने अब क्या होगा आने वाले टाइम में कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा तो तुमको पता चल गया। तो आप एक ऑब्जेक्ट पर या कोई भी एक बॉडी पे टॉर्क लग रहा होगा, तो आप उस पर आर क्रॉस एफ करेंगे, और आर क्रॉस एफ को आप हर बार आई अल्फा के बराबर करके आप अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी उसका एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह होगा। तो ये जो इक्वेशन है अपने आप में बड़ी प्यारी इक्वेशन है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, एक डिस्क है, ठीक है, इस पे अपन ने ऐसे रस्सी लपेट रखी है, रस्सी दिख गई, और इसका एक सिरा अपन ने ऐसे नीचे लटका दिया। इस मासलेस रस्सी के इधर एक ब्लॉक बंधा हुआ है, इस ब्लॉक का मास है स्मॉल एम, इस रस्सी का, इस डिस्क का मास है कैपिटल एम, जो कि पुली है, और इसकी रेडियस आर है। ये एक डिस्क है, और यहां पर ये हिंज है। हिंज है मतलब ये ऐसे घूमेगी कुछ भी अल्फा से, मतलब अगर ऐसे लपेट दी है तो इस मास की वजह से ऐसे घूमेगी, तो ये ऐसे घूमेगा और ये रस्सी नीचे आएगी। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? ठीक है, समझ गए गेम क्या होता है इधर? अब तुमसे पूछता है कि फाइंड अल्फा, या ढेर सारी चीजें पूछ सकता है, कुछ भी रिलेशन पूछ सकता है, फाइंड अल्फा बता दो, या अल्फा ही पूछ लेते हैं, चलो बाकी चीजें मैं आगे आगे एक पार्ट में निकालता जाऊँ।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसे करने के लिए तुम्हें बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, जो कि मैं हरे रंग से लिख दे रहा हूँ। देखो कोई सा भी क्वेश्चन हो इसका, जैसे तुमको रोटेशन में कॉलिजन के वक्त बता दिया था, कोई सा भी क्वेश्चन करने के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन, ई की इक्वेशन, और तीसरी इक्वेशन इफ रिक्वायर्ड तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, ई इज इक्वल टू 1 के लिए कॉलिजन का कोई सा भी क्वेश्चन होगा। वैसे ही यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये तीन इक्वेशन से रोटेशन का कोई सा भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है। आप लोग जब पढ़ रहे थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में, तो ए टी बराबर आर अल्फा ही तो पढ़ा था, अल्फा क्रॉस आर, याद आया? ये रस्सी जो यहां पर है, क्या ये इस के ऊपर जो लपेटी हुई है इस डिस्क के ऊपर स्लिप हो रही है या नहीं हो रही है? स्लिप तो नहीं हो रही। स्लिप नहीं हो रही मतलब जितना रस्सी घूम रही है उतना ही डिस्क घूम रही है, आया ना? तो ये दोनों एक साथ घूम रही है, इस बात से किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। ए इज इक्वल टू आर अल्फा इक्वेशन तभी लगेगी जब कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। ये कब लगेगी? व्हेन नो स्लिपिंग। स्लिपिंग हो जाएगी तो फिर ये कंडीशन वैलिड ही नहीं रहेगी, क्योंकि स्लिपिंग होने पे फिर इसको बोलते हैं, जब ए इज इक्वल टू आर अल्फा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे एनसीईआरटी में तो रोलिंग भी नहीं है। बेचारे बच्चे बिना रोलिंग के रोटेशन का कोई सेंस ही नहीं है, मतलब क्या है फिर, रोटेशन में है ही नहीं कुछ। बच्चे बच्चे वाली लॉलीपॉप है, खा लो सब, एक एक ले लो, हो गया खत्म चैप्टर। अब यहाँ पर इसको करने के लिए नीचे अपन ने इस पे एम लगाया, फ्री बॉडी डायग्राम, हरे रंग से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ऊपर की तरफ टेंशन है, यही सेम रस्सी घूम के जा रही है, तो यहां पर टेंशन ऐसे दिख रही होगी, हाँ है ना? इस पॉइंट का नाम मैंने ओ रख दिया। तो सबसे पहली इक्वेशन में लिखूंगा ये कि ये नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से, तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो ए होना चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट वाली जो रस्सी है यही तो इससे जुड़ी जुड़ी हुई है। इस पॉइंट का मतलब यहां पर टेंजेंट का एक्सेलरेशन ए है, टेंजेंट का एक्सेलरेशन ए है, इसीलिए यहां पर ए इज इक्वल टू आर अल्फा में लगा सकता हूं। ठीक है, तुम तो ध्यान रखो, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो हमेशा क्या लगाना है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा, चिपका देना जब भी मन करे। तो पहली इक्वेशन अपने बच्चे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए की, तो लिखते हैं क्या ये बॉडी सिर्फ घूम रही है? क्या घूम रही है तो क्या इस पर एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया जा सकता है? इसका कोई भी लीनियर मोशन नहीं है, तो इस पर एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं लगाया जा सकता। हर एक चीज के पीछे का लॉजिक है, इतना क्लियर? ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, तो इस पर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा नहीं लगाया जा सकता। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस पे क्या लगना है। कोई घूम रही है तभी तो उस पर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाओगे, कोई ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तभी तो उस पर एफ बराबर एम ए लगाओगे। यहां पर ये बॉडी घूम रही है और ये वाली ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? हा? बेटा रुक जाओ 2 मिनट, सब बता रहे हैं। वैसे तो 3 बार बता ही चुके हैं ये वाली एक ही लाइन को बोल के, एक बार और सुन लेना। ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ नीचे जा रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, तो इस पे लगाएंगे अपन एफ इज इक्वल टू एम ए। देखो कैसे, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्योंकि नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन नीचे है, दैट इज एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन अपने बच्चे लिख देंगे ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब ए इज इक्वल टू में देखो एक्सेलरेशन तो इस पॉइंट का ए है, और आर स्मॉल नहीं है, आर है कैपिटल, और घूम अल्फा से रहा है तो अल्फा। कितनी इक्वेशन हो गई? 2। तीसरी इक्वेशन आएगी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा रोटेशन की इक्वेशन है, डिस्क रोटेट कर रही है तो ये डिस्क पे लगेगी। इस डिस्क को घुमा कौन रहा है? तो खुद सोच के बताओ, इस डिस्क को कौन घुमा रहा है? टॉर्क तो जनरल आंसर है, कौन सा फोर्स घुमा रहा है? ये एम जी घुमा रहा है कि टेंशन घुमा रहा है? बिल्कुल गलत।
क्या ये ब्लॉक इसके डिस्क से जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा हुआ है? तो कौन घुमा रहा है? तुम ये देखो इमीडिएट क्या जुड़ा हुआ है। इमीडिएट रस्सी जुड़ी हुई है ना, तो रस्सी घुमाएगी ना यार। और रस्सी के अंदर कौन घुमाएगा? फोर्स। तो रस्सी के अंदर कौन सा फोर्स है? टेंशन। तो यहां पर घुमाने के लिए टेंशन है। अब ये देखो कि इस सेंटर से यहां इस टेंशन फोर्स की दूरी कितनी है? कैपिटल आर। तो ये इसको ऐसे घुमा रहा है, इसीलिए तो ऐसे घूम रही है पूरा ये। तो ये ऐसे घुमा रहा है, तो इसका मतलब मेरे लिए टॉर्क हो गया टी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। तो टॉर्क मैंने लिख दिया टी इंटू आर। किसी को कोई डाउट नहीं? इज इक्वल टू आई। डिस्क का इस ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? और गलत बताया तो सबको कूटूंगा मैं आज। याद करने को बोला था मैंने पिछली क्लास में। टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आई अल्फा एम आर स्क्वायर बाई 2। नलायकों को फिर भी पीछे देख के बताना पड़ रहा है। एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। इतना चमक गया? देख, ये आर से ये आर मरेगा, तेरे पास बनेगा टी बराबर एम आर बाई 2। अल्फा की वैल्यू यहां से डाल दे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? ए बाई आर। तो अगला आर यहां से मर गया, तेरे पास रिलेशन आ गया टी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए बाई 2। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 3। टी की वैल्यू को यहां डाल दे, तेरा एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया तो अल्फा आ गया। तो मैंने यहां पे ये ब्रह्मास्त्र है जो उधर लिखा हुआ है। 3 इक्वेशन, सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं तीसरी इक्वेशन में मैंने डाल इन इक्वेशन नंबर 1। तो उसके लिए अपन ने क्या किया? एम जी स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम ए बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। तो स्मॉल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई 2 प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम बाई 2 प्लस स्मॉल एम। चाहो तो थोड़ा रीअरेंज करके भी लिख सकते हो। 2 स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस 2 इंटू स्मॉल एम। एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया तो इसके बाद अब आपको क्या निकालना था? अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है? ए अपॉन आर के। तो इसमें बस आर से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। 2 स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस 2 इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। आंसर हो गया अल्फा का। ठीक है? क्या सीखा तुमने? इतना अच्छा क्वेश्चन कर लिया, क्या सीखा? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। और क्या सीखा? इस पूरे क्वेश्चन से तुमने रोटेशन में 3 इक्वेशन लगानी सीखी है। पहली इक्वेशन सीखी है एफ इज इक्वल टू एम ए कहाँ पर लगनी होती है? हर जगह नहीं लगेगी जहाँ पे लीनियर मोशन हो रहा है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कहाँ पर लगनी होती है वो सीखा। ए इज इक्वल टू आर अल्फा सीखा। और कैसे लगनी है वो सीखा। कहाँ पर लगनी है और कैसे लगनी है। सेट हो गया दिमाग में? छापो, समझ के। कोई टेंशन पूछे तो? एक्सेलरेशन आई गया अपने पास, टेंशन के लिए क्या करेंगे? एम ए बाई 2 में डाल दो। ठीक है? थोड़ा और आसान करना है तो इस कैपिटल एम को स्मॉल एम कर लो तो सारा डेटा अच्छा आ जाएगा। लेकिन करने की जरूरत नहीं, ऐसे अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़े। सुनिए, हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ लेते हैं। आप लोग लीनियर मोमेंटम समझते हैं? नलायको? अच्छा, नलायको बोलने पे समझ जाते हैं कि हाँ तुमसे ही बात हो रही है। लीनियर मोमेंटम समझते हैं? लीनियर मोमेंटम क्या हुआ करता था? लीनियर मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी, है ना? एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको?
मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी। नलायक हो तुम, इससे जस्ट ऊपर ही लिखा हुआ है पी क्या है, फिर भी चोंच बोल दी है ऐसे पी क्या है। तो देखो बहुत आसान है। जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, दीदी चुप रहो, v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तुमको ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है। तो जैसे टॉर्क में तुम बात कर रहे थे ना, वैसा ही है। ये हो गया इसका आर वेक्टर, और ये हो गया एंगल थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो जो आर क्रॉस पी करेंगे, तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही लीनियर मोमेंटम होगा, जिधर वेलोसिटी है उधर ही लीनियर मोमेंटम होगा। सिंपल सी बात है। तो आर क्रॉस पी करने पे एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा, इनवर्ड। इतनी बात समझ गए? ठीक। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा, या फिर आर परपेंडिकुलर इंटू पी, या फिर आर इंटू पी परपेंडिकुलर, जैसा हमने टॉर्क में बातें कर रहे थे, आया ना? ठीक है। मतलब अगर आपको ये इसका लाइन ऑफ मोशन पता है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, उसमें एम वी से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। सही बात है। दूसरा तरीका, आप इस v के कंपोनेंट कर लो, इधर v cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा v sin थीटा। तो इस r के परपेंडिकुलर वाला ले लो, तो v sin थीटा इंटू एम, तो एम वी साइन थीटा इंटू आर, तो भी आ जाएगा। ठीक। तो ये बेसिक सी बात है एंगुलर मोमेंटम की। अब एंगुलर मोमेंटम में अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, तो तुम लोगों ने ये पढ़ा है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी कोई भी एक पत्थर को अपन फेंकते थे प्रोजेक्टाइल पाथ पे, तो इस तरीके से जाता था। तो इसकी इनिशियल स्पीड u है, एंगल थीटा है, और जो पत्थर को, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, उसका मास m है। तो हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन when it reaches to highest point। अब जैसे ये सुनेंगे बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया। हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंच जाएगा तब उसने एंगुलर मोमेंटम की बात करी है। तो पहली बात तो अभी इनिशियल की बात ही नहीं करी, तो हमें इससे तो कभी लेना देना नहीं है। हमें सबसे पहले क्या सोचना है, हाईएस्ट पॉइंट। तो टॉप पे अपन पहुंच गए भैया। हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास जो लीनियर मोमेंटम है, तो यहाँ पर इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचती है हाईएस्ट पॉइंट पे। वो वेलोसिटी कौन सी होती है, u cos थीटा। ठीक। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हारा ये है। अब यहाँ पर तुम खुद सोचो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कितनी बड़ी मूर्खता है, ये डिस्टेंस निकालना, फिर उसके बाद इसका ये एंगल निकालना। इससे बेटर है कि मैं सीधे यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा सर आर परपेंडिकुलर इंटू पी, सीधा ये लगा दो। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाए तो इसका देखो लाइन ऑफ मोशन ये होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ऐसा कि नहीं होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी इनकी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगी, h के। आया ना? तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h है, तो r परपेंडिकुलर तो हो गया h के बराबर, और हाईएस्ट पॉइंट पे p हो जाएगा तुम्हारे पास m u cos थीटा। क्या तुम मेरी बात समझे? जहां पर पूछा गया है हमें बात वहीं की करनी है। उसने हाईएस्ट पॉइंट पे बोला है तो हमें हाईएस्ट पॉइंट की ही बात करनी है। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू h, h मतलब हाईएस्ट पॉइंट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इंटू एम यू कॉस थीटा। ये लीनियर मोमेंटम हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, सॉरी लीनियर मोमेंटम। समझ गए बात को? इतना चमक गया? ठीक।
ये समझ में आया ना क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इसमें। अच्छा, आप लोगों ने पहले ये पढ़ रखा था कि जो फोर्स होता है वो होता है dp बाई dt, याद आ रहा है क्या? वैसे ही जो टॉर्क होता है वो होता है dl बाई dt। ओके, अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई किसी को डाउट ही नहीं है, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। अगर कोई भी बॉडी एक पॉइंट के अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट आई है, उसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। तो तुम्हें टॉर्क को लिखने के कितने तरीके पता हैं? दो। जब फोर्स दे रखा हो तो आर क्रॉस एफ, जब अल्फा दे रखा हो तो आई अल्फा। दोनों तरीके याद हो गए। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम लिखने के भी कितने तरीके हैं? दो। अगर वेलोसिटी या मोमेंटम दे रखा हो तो आर क्रॉस पी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी दे रखी हो तो आई इंटू ओमेगा। सेट हो गया दिमाग में? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब इसी का मैं इस्तेमाल यहां पर कर रहा हूं कि अगर मैं टॉ यहां पर डाल दूं, इसको आई इंटू ओमेगा बाई डी टी कर दूं, तो देखोगे तो आई तो कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बच गया? डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी होता है अल्फा, तो यहां से टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आ जाता है, जो मैंने पहले ही आपको लिखा दिया था। ठीक, समझ गया इतना? चलो, तो टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ये है मेन चीज जो मुझे जाननी थी। अब इससे क्या हुआ कि इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, अगर किसी सिस्टम पे टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट, या फिर आप उसे कंजर्व बोल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। जैसे यहां पर फोर्स जीरो होता था तो मोमेंटम कंजर्व होता था, और किसी सिस्टम पे टॉर्क जीरो है तो उस पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि इफ टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, तो ये एक नोट करके एक पॉइंट लिख देंगे अपन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चाहो तो हेडिंग डाल दो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जबरदस्ती की हेडिंग मैंने डाल दी है, लेकिन ऑब्वियस है। क्या लिख देंगे कि वैसे तो मैंने लिख ही दिया है इसको, और एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं लिखा रहा। इसका मतलब हो जाएगा एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। इसी का एग्जाम्पल दे के क्लास में प्रैक्टिकल्स कर करके मास्टर दिखाते रहते हैं ऑनलाइन में। तुम लोगों ने वो देखे होंगे वो प्रैक्टिकल, जिसमें दो हाथ में डंबल ले लेंगे, डंबल लेने के बाद एक ऐसी रोटेटिंग चेयर पे बैठ जाएंगे और कहेंगे घुमाओ, तो वो घूमने लगते हैं। फिर उसको पास में लेके आते हैं, जैसे इस डंबल्स को हाथ को पहले ऐसे किए रहते हैं, फिर हाथ को पास में लेके आते हैं तो तेज घूमने लगते हैं, दूर लेके जाते हैं तो स्लो हो जाते हैं। देखा कि नहीं देखे? वो रील देखी है ना? नहीं देखी? अरे अरे अरे, आप लोगों ने ये नहीं देखा तो वो देखा होगा। आप लोगों ने स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स देखी है ना? स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में या एक वो होता है जिसमें वो डाइव लगाते हैं ऊपर से, उसे क्या कहते हैं? गोल 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 घूमते हैं। तो उसमें एक चीज देखा होगा कि जब भी वो जो स्विमर है जो ऊपर से डाइव लगाता है, तो वो जितना ज्यादा अपने आप को, जो ये पैर है, इन पैरों को एकदम अपने यहाँ चेस्ट में ऐसे चिपका लेता है, तो जितना ज्यादा वो अपनी बॉडी को छोटा कर लेगा उतनी ज्यादा वो घूमेगा। इस सब के पीछे का लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि इस सिस्टम पर नेट टॉर्क तो जीरो है, क्योंकि जो एम जी वो तो सेंटर ऑफ मास से पास कर गया। अगर एम जी सेंटर ऑफ मास से पास कर गया तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब कोई टॉर्क लग नहीं रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा हो गया? कंजर्व। अब कोई भी आदमी जब ऊपर से डाइव करेगा तो डाइव करने पे
तुम क्या लिख रहे हो, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अगर कंजर्व है तो ऐसा होना चाहिए। तेज घूमना मतलब ओमेगा ज्यादा होना। अब कोई भी आदमी जब ऐसे घूम रहा है, ऐसे तो कूदता है, तो उसका जो एक्सिस है घूमने का वो तो यहां से पास कर रहा है ना, है ना। वो सारे का सारा मास अपने एक्सिस के पास लेके आ रहा है। एक्सिस के पास लेके आने का मतलब है अपना आई को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा एक्सिस से मास दूर रहेगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और जितना मास एक्सिस के पास रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम रहेगा। तो जैसे ही उसने एक्सिस से मास को पास किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। अगर यहां पर आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसीलिए वो तेज घूमेगा। समझ गए बात को। यही काम जब आप उस कुर्सी पे बैठे हुए मास्टर की रील को देखते हैं जिसमें वो दोनों डंबल हाथ में पकड़े रहता है, और जब वो उसे बोला जाता है घुमाओ, तो जो एक्सिस है वो तो सिर में से पास कर रही है ना ऐसे। जब एक्सिस सिर में से पास कर रही है, दोनों हाथ ऐसे हैं, तो जो डंबल है वो वेट है ना, तो इस एक्सिस से तो दूरी पर है। जैसे ही उनको वो पास में लेके आएगा, तो पास में लेके आने पे क्या होगा, मास एक्सिस के पास आ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हुआ है तो क्या बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा। तो इसीलिए वो तेज 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 से घूमने लगता है, लेकिन जैसे ही हाथ को दूर करता है तो उसके घूमने की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि आई बढ़ जाता है। लॉजिक सीख गए सब। कोई उल्लू बनाएगा अब तो नहीं बनोगे। परेशानी ये है कि एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं आते, एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल्स, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक डिस्क है, ठीक है। काशनी किसे मैसेज कर रही हो भाई। अच्छा ये काम भी करती हो क्या। ना ना बेटा, ये उठाने जगाने काम मत करो अभी से, अभी तो क्लास में हो, पढ़ लो। कहाँ का मित्र है। अच्छा अच्छा अच्छा, स्कूल की लड़की है, अच्छा अच्छा। तो उनसे कहो कि भाई थोड़ा उठाने के लिए हमें नौकर मत रखो, या तो वरना रोटेशन हमारा उड़ जाएगा पूरा। ये दो डिस्क दिख रही है तुमको, ये ऊपर वाली तो घूम रही है ऐसे, देखी, और नीचे वाली घूम रही है ऐसे। ऊपर वाली घूम रही है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, आइडेंटिकल है, मास एम रेडियस आर, ठीक। ये घूम रही है 2 ओमेगा से, और ये घूम रही है 5 ओमेगा से। अब क्या हुआ, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया जेंटली। जब एक दूसरे के ऊपर जेंटली रखा गया तो ऐसी बन गई। अब पक्की बात है किधर घूमेंगी, जिसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा उधर घूमेंगी। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ फाइनल ओमेगा कितना होगा। क्वेश्चन समझ गए, है ना। क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो 4 दिन के बाद तुम क्वेश्चन ही भूल जाओगे क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ से जाने के बाद रिवाइज करना तो कंपलसरी है ही हर क्लास के बाद। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें करना है तो रंग बदल के अपन हमेशा आंसर सोल्यूशन लिखते हैं। तो क्या सोचोगे ऐसे देख के, तुम्हें क्या समझ में आएगा इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, कभी नहीं समझ में आएगा। क्या फॉर्मूला लगाएं, क्या, कुछ नहीं पता चलेगा। तो जब कुछ समझ में ना आए तो समझ जाना क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का है। बस सिंपल यही लॉजिक है। जब तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो समझ जाना क्वेश्चन किसका है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ही तुमने एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क जेंटली रखी, तो जो फोर्स आया वो फोर्स तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जितना इसने इस पे लगाया उतना इसने इस पे लगाया है, तो सिस्टम के ऊपर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं आया, तो नेट टॉर्क तो कुछ आया ही नहीं। तो इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कैसा रहेगा, कंजर्व।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि टॉर्क जो एक्सटर्नल है वो 0 है, इसकी वजह से L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। क्या हो गया? पेट में दर्द होने लगा क्या तुम लोगों के? दोस्त को जगा दिया ना। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, अब अगेन वही बात है कि एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एक डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक को पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव मानना पड़ेगा। किसको पॉजिटिव मानेंगे? तो अपन इस एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, एक को नेगेटिव मान लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं पहले वाला का एंगुलर मोमेंटम आई इंटू 2 ओमेगा माइनस आई इंटू 5 ओमेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल जब ये एक दूसरे के ऊपर रख जाएंगे तो आई प्लस आई कितना हो गया? 2i। तो ये हो जाएगा 2i इंटू ओमेगा डैश। तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास ओमेगा डैश इज इक्वल टू माइनस का 3/2 ओमेगा। देखा क्या? सही है। माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन। मैंने माइनस वाला किसके लिए लिया था? 5 ओमेगा के लिए, क्लॉकवाइज के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब ये ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गए तुम्हें? जो भी अपन ने एग्जाम्पल्स भी बताए थे वो वाले। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम खत्म होता है। और अगर तुम मुझे 2 मिनट और दो तो चैप्टर खत्म कर दूं। सिर्फ 2 मिनट चाहिए मुझे। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो 2 मिनट की बात और है। देखो यार, वर्क डन बाय टॉर्क एक कहानी है जो कभी कभी पूछ लेता है, पता नहीं क्यों पूछ लेता है। जैसे फोर्स का वर्क डन क्या हुआ करता था? एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ये वर्क होता था फोर्स का। तो टॉर्क का वर्क डन हो जाता है वर्क डन टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन। क्या फॉर्मूला है? टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, बस इतनी सी बात है। दूसरा, पावर। पहले पावर आप क्या नाम से जानते थे? पावर आपके पास कितनी हुआ करती थी? तो पावर हुआ करती थी अपने पास एफ डॉट वी। तो टॉर्क के केस में पावर हो जाएगी टाउ डॉट ओमेगा। वैसे ही तो है सब कुछ, बस मतलब रोटेशन के हिसाब से बाकी चीजें ही तो बदली हैं। टाउ डॉट ओमेगा, डॉट प्रोडक्ट करना आता है सभी को? ठीक है, इस प्रकार चैप्टर समाप्त होता है। बोर्ड के लिहाज से, नीट और जेई के लिहाज से 30% चैप्टर हुआ है बस अभी है। ठीक है, तो पहले मैं बोर्ड के हिसाब से पढ़ाऊंगा। रोटेशन वोटेशन जो डिटेल में वो तो सब बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वरना तुम अभी बेहोश हो जाओगे। ठीक है भाई, लिखिए। आज के लिए इतना ही। इतना लिखा दिया क्या? थैंक यू वेरी मच।